हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे पल्लव राजवंश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पल्लवा डायनेस्टी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। पल्लव राजवंश हमारे प्राचीन दक्षिण भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश था, जिसने क्या तीसरी से नवीं शताब्दी तक या तीसरी से नवीं शताब्दी तक वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी भागों में शासन किया था। जो वर्तमान तमिलनाडु है उसके उत्तरी भागों में हमारे तीसरी से नवीं शताब्दी के बीच में पल्लव राजवंश ने शासन किया था। वो अपनी भव्य वास्तुकला, विशेष रूप से मंदिर निर्माण कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। कौन? पल्लव। और उनको मंदिर स्थापत्य कला के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। संस्थापक की बात करें तो भारत में सिंहवर्मा या सिंहवर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भारत में सिंहवर्मा या सिंहवर्मन को क्या पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने इस राजवंश की नींव रखी, जो आगे चल के क्या दक्षिण भारत की एक बहुत प्रमुख शक्ति बन गई थी, जिसे हम पल्लव राजवंश कहते हैं। किसने? सिंहवर्मा या सिंहवर्मन ने। बात करें पल्लव की, तो पल्लव शब्द का अर्थ क्या होता है? पल्लव शब्द का अर्थ होता है पान या पत्ता या फिर झाड़ी होती है, जो शायद उनके नाम के पीछे का एक प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। या जो पल्लव पल्लव का अर्थ क्या होता है? पान, पत्ता या फिर झाड़ी, जिसका मतलब क्या होता है? उनके नाम के पीछे का एक प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। उनकी उत्पत्ति स्थल की बात करें कि उनकी उत्पत्ति स्थल क्या है, तो पल्लव की बात करें तो पल्लव का उत्पत्ति स्थल तोड़ मंडल था। आप इसे याद रखेंगे, पल्लवों का उत्पत्ति स्थल क्या था? तोड़ मंडल था, जो वर्तमान उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र है। उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र हमारे को तोड़ मंडल। राजधानी की बात करें तो पल्लव वंश की राजधानी हमारी कांची या फिर कांचीपुरम थी। क्या कांची या कांचीपुरम थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। कौन? कांची या कांचीपुरम क्या है? हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुई थी। अभिलेखों की बात करें तो पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख क्या प्राकृत भाषा में मिलते हैं। पल्लवों के जो प्रारंभिक अभिलेख थे वो हमारे किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जो उनके क्या प्रारंभिक काल को दिखाता है, शुरुआती काल के बारे में बताता है। हालांकि बाद के जो अभिलेख है वो किस भाषा में मिले? संस्कृत भाषा में मिलते हैं, जो संस्कृत के बढ़ते महत्व और शाही संरक्षण को दिखाता है कि संस्कृत को शाही संरक्षण मिला, जबकि हमारे प्राकृत भाषा को शाही संरक्षण नहीं मिला। इसी वजह से प्राकृत से क्या अभिलेख संस्कृति की ओर चले गए। मतलब बाद में के जो अभिलेख थे वो संस्कृत भाषा में मिलने शुरू हो गए थे। किसकी वजह से? शाही संरक्षण की वजह से। फिर गोत्र और पहचान की बात करें तो पल्लवों को सामान्यतः भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है। क्या? भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है हमारे पल्लवों को, जो उनके ब्राह्मण मूल की ओर इशारा करता है कि वो शुरू से क्या थे? ब्राह्मण थे। इसके बारे में बताता है कैसे कि वो उनको क्या सामान्यतः भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को क्या बताया? क्षत्रिय बताया। जो अभिलेख लिखे हैं तो अभिलेखों में क्या है? उन्होंने खुद को क्षत्रिय बताया, जो उनकी शासक वर्ग की स्थिति और योद्धा पहचान को मजबूत करता है। अब हम देखेंगे पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के बारे में कौन कौन से हैं। तो पल्लव वंश के शासकों ने दक्षिणी भारतीय इतिहास और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। जैसे शुरुआत की बात करें, पहले शासक थे हमारे सिंहवर्मा सिंहवर्मन। इन्होंने क्या भारत में पल्लव वंश की स्थापना की थी। सिंहवर्मा या सिंहवर्मन ने क्या भारत में पल्लव वंश की स्थापना की थी, जिससे इस शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ है। अगले शासक थे हमारे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की बात करें तो हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, किसके अनुसार? हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त है, उन्होंने हमारे दक्षिण भारत के अभियान के दौरान विष्णुगुप्त को पराजित किया था। तो विष्णुगुप्त थे हमारे दूसरे शासक। तो हरिशंकर की प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है कि गुप्त सम्राट हमारे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान, जब वो दक्षिण भारत का अभियान कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने विष्णुगुप्त को पराजित किया था। यह क्या उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के संपर्कों को दर्शाता है कि उत्तर भारत के लोग क्या है, जैसे हमारे कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ये दक्षिण भारत की ओर संपर्क कर रहे थे, मतलब दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की बात करें तो भारतीय कवि भारवी सिंह विष्णु के दरबारी विद्वान थे। भारवी थे हमारे भारतीय कवि, वो कहते हैं हमारे सिंह विष्णु के दरबारी विद्वान थे। भारवी संस्कृत साहित्य के एक महान कवि थे। भारवी कहते हैं संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही महान कवि थे। भारवी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य जो उनका किरातार्जुनीयम है, उनकी रचना की थी। किसकी? भारवी का महाकाव्य था किरातार्जुनीयम, मतलब जिसमें किरात अर्जुनियम, किरात का मतलब शिकारी, अर्जुन और दूसरा अर्जुन। तो इस कहानी में हमारे शंकर भगवान हमारे एक शिकारी का रूप धारण करते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें हमारे अर्जुन हार जाते हैं। तो ये हमारी कहानी थी किरात अर्जुनियम की, जिसके लेखक थे कौन? भारवी। इस पुस्तक का विषय भगवान शिव मतलब किरात और अर्जुन की कहानी थी, जिसमें क्या हमारे वनवास के दौरान अर्जुन के द्वारा शिव से पाशुपतास्त्र
प्राप्त करने का वर्णन है। मतलब भगवान शिव से क्या अर्जुन क्या प्राप्त करते? पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम एक विद्वान शासक था, जिसे हमारे साहित्य, संगीत और कला में बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी। किसको? महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो उसे क्या साहित्य, संगीत और कला में गहरी रुचि थी। उन्होंने क्या मत विलास नाम की एक उपाधि धारण कर रखी थी। क्या उन्होंने मत विलास की उपाधि धारण की थी? जो उनके विनोद प्रिय और कला प्रेमी स्वभाव है उसको दिखाता है। मत विलास की उपाधि धारण की थी, जो क्या उनके विनोद प्रिय और कला प्रेमी स्वभाव है उसको दिखाता है। पल्लव संप्रदाय स्थापत्य कला की बात करें तो पल्लव स्थापत्य कला का पहला चरण हमारी जो स्थापत्य कला की बात करें महेंद्र वर्मन के काल में ही शुरू हो गया था। किसके काल में शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन के काल में शुरू हो गया था, जिसे हमें क्या मंडप शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से जानते हैं? मंडप शैली के नाम से जानते हैं। अब महेंद्र वर्मन की पुस्तकों के बारे में बात करें तो महेंद्र वर्मन की पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी पुस्तकें थी हमारी महेंद्र वर्मन की? उनकी बात करें तो पहली पुस्तक थी मत विलास प्रहसन। तो ये हमारे महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित एक प्राचीन संस्कृत एकाकी नाटक है। ये क्या है? एक व्यंग्य पुस्तक है। कौन सी? मत विलास प्रहसन क्या है हमारी? एक व्यंग्य पुस्तक है, जिसमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं और कापालिक जो हमारे एक शैव संप्रदाय है उन पे व्यंग्य किया गया है। वो बौद्ध भिक्षुओं और कापालिकों पर व्यंग्य किया गया है। इसे भारत की पहली व्यंग्य या फिर व्यंग्यात्मक पुस्तक मानी जाती है, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक पाखंडों का पर क्या है? कटाक्ष करती थी। कौन सी? हमारी मत विलास प्रहसन। दूसरी पुस्तक आती है हमारी महेंद्र वर्मन की, वो हमारी कौन सी? भग वज भगवदजुदियम या भगवजुदियम प्रहसन। ये भी हमारे महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा रचित एक व्यंग्य पुस्तक है, जो उनकी साहित्यिक कौशल और विनोद प्रियता को दिखाती है, मतलब हंसी मजाक की तरीके को दिखाती है। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या? सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक था। उनके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा था। अब हम बात करेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी, उनके बारे में बात करें। उपाधियों की बात करें हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम की तो उनको मम्मल या महामल की उपाधि दी गई थी। मम्मल या महामल की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामलपुरम क्या महामलपुरम वर्तमान जो महाबलीपुरम है ये शहर बसाया था। आप इसे याद रखेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या महामलपुरम या फिर महाबलीपुरम नामक एक शहर बसाया था, जो अपनी शानदार रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस बात करें शहर की तो इस शहर का नाम उनकी उपाधि मम्मल से ही लिया गया है, इसलिए उसका नाम हमारे महाबलीपुरम नाम रखा गया है, जो हमारे तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है। दूसरा उनकी उपाधि की बात करें तो ये थी हमारी वातापी कौंड। उपाधि का नाम क्या था? वातापी कौंड। उनकी बात करें तो उन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। उन्होंने क्या किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी पर अधिकार कर लिया था, और इस विजय के बाद उन्होंने वातापी कौंड मतलब वातापी का विजेता इसकी उपाधि धारण की थी, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। पल्लव वास्तु स्थापत्य कला की बात करें, क्या पल्लव स्थापत्य कला का दूसरा चरण हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसे हमारे मामल शैली या रथ मंदिर शैली के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। पल्लव स्थापत्य कला का दूसरा चरण हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसे क्या मामल शैली या फिर रथ मंदिर शैली भी कहा जाता है। अगले शासक की बात करें, अगले शासक हमारे कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उनकी बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह मतलब राज सिंह प्रथम या राज सिंह द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसकी? राज सिंह प्रथम या फिर राज सिंह द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसने? हमारे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव स्थापत्य कला का तीसरा चरण हमारे नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसे हम राज सिंह शैली या फिर तटीय मंदिर शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से जानते हैं? तटीय मंदिर शैली के नाम से जानते हैं। इस चरण में स्वतंत्र पत्थरों से बने या स्वतंत्र पत्थरों से बने मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। किसके समय? हमारे राज सिंह शैली के समय। अगले शासक आते कौन? हमारे नंदी वर्मन द्वितीय। शासक का नाम है नंदी वर्मन द्वितीय की बात करें तो पल्लव स्थापत्य कला का चौथा चरण या चौथे चरण हमारे नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, और इस काल में मंदिरों का आकार थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन अलंकरण और मूर्तिकला पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया था। किसमें? हमारे नंदी वर्मन द्वितीय के समय। तो हमारा क्या है? पल्लव स्थापत्य कला का चौथा चरण। अब हम देखेंगे पल्लव वंश का सांस्कृतिक योगदान। तो पल्लव का सांस्कृतिक योगदान विशेष रूप से उनकी जो मंदिर स्थापत्य कला थी, दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कौन सी? मंदिर स्थापत्य कला। बात करें द्रविड़ मंदिरों का स्थापत्य कला का आरंभ की बात करें तो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ हमारे पल्लव वंश के शासनकाल में ही हुआ था। वास्तविक आरंभ के बारे में आपसे पूछा जाए
इसका आपको बताना है पल्लव वंश के शासनकाल में इसका वास्तुकरण हुआ था। यह शैली हमारे दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। कहाँ? दक्षिण भारत में विकसित हुई थी और बाद के जो राजवंश थे जैसे हमारे चोलों के द्वारा इसे पूर्णता तक पहुंचाया गया था। मंदिर स्थापत्य कला के विकास की बात करें तो पल्लव वंश के शासनकाल में मंदिर स्थापत्य कला को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जो उनके विकास की चरणों को दिखाता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में बांटा गया है मंदिर स्थापत्य कला को। सबसे पहले देखते हैं पहला चरण। पहला चरण आता है हमारा महेंद्र वर्मन शैली, जिसे मत विलास शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली है? महेंद्र वर्मन शैली या मत विलास शैली। तो इस चरण में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के शासनकाल में गुफाओं का निर्माण किया गया था। जो हमारे महेंद्र वर्मन थे, इनके शासनकाल में किसका? गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिन्हें मंडप कहा जाता था। यदि आपने राउडी राठौड़ मूवी देखी है तो राउडी राठौड़ जो अक्षय कुमार की है, उसमें जो लास्ट सीन आता है वो हमारे पल्लव वंश की जो पहला चरण के मंदिर है महेंद्र वर्मन शैली के जो गुफाएं हैं उनका जो उसके अंदर जो पिक्चराइजेशन किया गया है, यदि आप वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये क्या कहलाते थे? हमारे मंडप कहलाते थे। जो गुफाएं होती थी इनको मंडप कहा जाता था और ये मंडप क्या चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। इसमें क्या हमारे 2 से 3 कमरे या कक्ष होते थे। ये प्रारंभिक रॉक कट वास्तुकला के उदाहरण है। ये शुरुआती जो हमारे रॉक कट वास्तुकला थी, चट्टानों को काट के जिसमें कमरे बनाए गए थे, तो उसके हमारे शुरुआती उदाहरण थे। दूसरा चरण आता है हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम शैली, जिसे मंबल शैली भी कहा जाता है। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम शैली, जिसे हम क्या कहते हैं? मंबल शैली। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में मंडपों और रथ मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। किसके समय? हमारे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में इसका मंडपों का और रथ मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। इस शैली की बात करें तो इस शैली में निर्मित प्रत्येक मंडप में कितने? 3 से 4 कमरे होते थे। कितने? 3 या फिर 4 कमरे होते थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। दूसरे चरण में क्या? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था और ये रथ मंदिर कैसे होते थे? एकाश्मक मंदिर, मतलब एक ही शिला को काट के बनाए हुए मंदिर होते थे। जिसका अर्थ है इनका निर्माण एक ही विशाल पत्थर या चट्टान को काट के किया गया था। इसे हम क्या कहते थे? एकाश्मक मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में निर्मित इन मंदिरों को, जो रथ मंदिर है, इनको पांडव मंदिर या फिर सप्त पैगोडा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये गिनती में कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे, इसलिए इन्हें सप्त पैगोडा कहा जाता था या फिर इनको क्या कहा जाता था? पांडव मंदिर भी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 8 है। बाद में क्या, जो हमारी सुनामी आई थी 2004 की, उसके बाद एक और मंदिर क्या है जो जमीन से निकल के आया था, मतलब वहां की मिट्टी हट गई थी। इसके बाद क्या, अष्ट पैगोडा हो गया था। मतलब ये, मतलब पहले सप्त पैगोडा थे, मतलब 7 मंदिर थे, अब यह एक और आ गया, तो इससे क्या हमारे ये इनके रथ मंदिरों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 8 मंदिर हो गए। बात करें इनके नामों की, एक तो हमारे क्या युधिष्ठिर मंदिर है जो सबसे विशाल है, फिर हमारा भीम मंदिर है, फिर अर्जुन मंदिर है, फिर नकुल और सहदेव मंदिर है। नकुल सहदेव मंदिर क्या, जुड़वा मंदिर है, मतलब साथ साथ जुड़े हुए मंदिर है। आप इसे याद रखेंगे, युधिष्ठिर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है और नकुल सहदेव मंदिर क्या, जुड़वा मंदिर है। जो अर्जुन मंदिर है वो शिव मंदिर है, आप इसे याद रखेंगे। फिर हम आता है द्रौपदी रथ मंदिर। तो ये अष्ट जो पैगोडा है, 8 रथ मंदिर है, इसमें सबसे छोटा मंदिर हमारा किसका? द्रौपदी रथ मंदिर। फिर गणेश रथ मंदिर है, फिर पिंडारी रथ मंदिर है। तो हमारे सब पैगोडा थे। और जो वलय मंदिर है ये हमारे लास्ट में सुनामी के दौरान निकल के आया था, आप इसे याद रखेंगे। युधिष्ठिर के रथ मंदिर की बात करें तो ये सबसे भव्य, सबसे बड़ा रथ मंदिर है। चित्र में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का था युधिष्ठिर का रथ मंदिर, ये सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा भव्य है। फिर हमारा भीम रथ मंदिर है। अर्जुन रथ मंदिर क्या, शिव को समर्पित है, मतलब भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हमारे अर्जुन रथ मंदिर। फिर नकुल और सहदेव रथ मंदिर है, ये जुड़वा मंदिर है, ये अलग अलग मंदिर नहीं है। 2 है लेकिन क्या, जुड़वा मंदिर है। फिर द्रौपदी रथ मंदिर, ये सबसे साधारण है, सबसे छोटा रथ मंदिर है, एक मंजिला का और दुर्गा को समर्पित है। माता दुर्गा को समर्पित हमारे क्या है, द्रौपदी रथ मंदिर। फिर आता है गणेश रथ मंदिर, पिड्डारी रथ मंदिर, जिसे पिदारी रथ मंदिर या पैदारी रथ मंदिर भी कह सकते हैं। और लास्ट का हमारा वलय रथ मंदिर है। तो महाबलीपुरम का सबसे अंतिम 8वां मंदिर 2004 की सुनामी के दौरान ही खोजा गया था। उससे पहले इनके बारे में पता नहीं था, 8वें मंदिर के बारे में पता नहीं था। तीसरे चरण की बात करें, ये हमारी थी हमारी नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली, जिसे हम राजसिंह शैली भी कह सकते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। यानी कि चट्टानों को काटकर नहीं, बल्कि अलग अलग पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाना शुरू कर दिया गया था। किसके समय? राजसिंह शैली के समय, जिन्हें नरसिंह वर्मन शैली द्वितीय भी कह सकते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल हमारे पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में हमारे भव्य और जो विशाल मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। किसका? भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। किसके समय? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक थे हमारे महाबलीपुरम के तटीय मंदिर,
जो हमारे समुद्र है, बंगाली खाड़ी, उसके तटों पर निर्मित किए गए थे महाबलीपुरम में। बात करें मंदिरों की, तो ये मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले के, कहाँ? तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले के महाबलीपुरम शहर में स्थित है। और ये मेरा राज सिंह शैली से निर्मित पहले मंदिर है। क्या? राज सिंह शैली से निर्मित प्रथम मंदिर है और अपनी सुंदर समुद्री पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो मंदिर है, इस मंदिर के थोड़ा सा आगे हमारी बंगाली खाड़ी शुरू हो जाती है। आप इसे याद रखेंगे, इसीलिए इसे तटीय मंदिर कहते हैं। दूसरा मंदिर हमारे कैलाशनाथ मंदिर। ये भव्य मंदिर हमारे तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ? कांचीपुरम में स्थित है और ये पल्लव वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और किसका मंदिर है? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कौन सा? ये हमारा कैलाशनाथ मंदिर, नाम में कैलाश है। फिर आता बैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये मंदिर भी हमारे क्या है? कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पे? कांचीपुरम में स्थित है। और भगवान विष्णु को समर्पित हमारा बैकुंठ पेरुमल मंदिर। चित्र में आप बैकुंठ पेरुमल मंदिर देख सकते हैं, जो हमारे पल्लवों की वैष्णव भक्ति को दिखाता है कि वैष्णव को भी मानते थे, वैष्णव को भी समर्पित थी उनकी भक्ति। कौन सा? बैकुंठ पेरुमल मंदिर। फिर चौथा चरण आता है हमारे नंदीवर्मन द्वितीय शैली का। या नंदीवर्मन द्वितीय शैली की बात करें, तो पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन द्वितीय के शासन काल में पल्लव स्थापत्य कला का पतन हुआ था। मतलब जो ये स्थापत्य कला थी उसका डिग्रेडेशन हुआ था, जिसका अर्थ यह था कि बड़े पैमाने पर या फिर भव्य मंदिरों का निर्माण होना कम हो गया था। किसके समय? हमारे नंदीवर्मन द्वितीय के शासन काल में। हालांकि इस काल में छोटे-मोटे मंदिरों का निर्माण तो जारी रहा था, लेकिन अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। मंदिर तो छोटे-छोटे होते थे, लेकिन उनका अलंकरण विशेष होता था, जिससे उनमें अधिक बारीक नक्काशी और विवरण देखने को मिलता है। तो बात करें नंदीवर्मन द्वितीय के शासनकाल में कौन-कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था, उनकी बात करें। जैसे एक मंदिर था हमारा, कौन-सा? मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और ये पल्लव कला की प्रभाव को पूर्वी भारत तक फैला हुआ दिखाता है कि ये इनका प्रभाव कहाँ है? पूर्वी भारत तक भी था। नंदीवर्मन द्वितीय शैली का प्रमुख उदाहरण क्या था? मुक्तेश्वर मंदिर। अब बात करें, हमने तटीय मंदिर देखे, रथ मंदिर देखे। अब बात करें पल्लवों की जो स्थापत्य कला के कोई अन्य स्थलों की बात करें, जिसमें हमारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था अर्जुन की तपस्या या फिर गंगावतरण शैली। तो ये हमारे महाबलीपुरम में एक विशाल शिलाखंड है, उस पे उकेरी गई एक शानदार मूर्ति कला है, जो हमारे क्या पौराणिक दृश्यों को दिखाती है। यहाँ पे हमारे शी जिनपिंग और हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एक फोटो भी खिंचाई गई थी। ये हमारी क्या अर्जुन की तपस्या या फिर गंगा अवतरण शैली का उदाहरण है, जिसमें बड़ी सारी शिला है। उस शिला पर क्या कुछ मूर्तियां उकेरी गई है, जिसे हम क्या गंगा अवतरण शैली कहते हैं। गंगा का किस तरह धरती पर अवतरण हुआ था, इसकी मूर्तियां बनाई गई है। एक कृष्ण की बटरबॉल है। बटरबॉल की बात करें तो ये महाबलीपुरम में स्थित एक विशाल गोलाकार चट्टान है। ये हमारे विशाल गोलाकार चट्टान है और ये ढलान पे है, ढलान पे है और ये क्या लुढ़कती नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण की बटरबॉल कहते हैं। तो एक ढलान पे होने के बावजूद लुढ़कती नहीं है और क्या एक प्राकृतिक आश्चर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी ने इसके आगे भी फोटो खिंचाई थी। किसके आगे? ये हमारी बटरबॉल थी कृष्णा की, तो ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। अब हम देखेंगे पल्लवों का साहित्य में क्या-क्या योगदान था, उसके बारे में देखें। तो पल्लवों का साहित्य में योगदान की बात करें, तो पल्लव शासकों ने न केवल कला बल्कि साहित्य और शिक्षा को भी भरपूर संरक्षण दिया था। किसे? साहित्य और शिक्षा को भी भरपूर संरक्षण दिया था। शिक्षा के केंद्र की बात करें तो पल्लव वंश के शासकों ने शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करवाया था। क्या शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करवाया था? जिन्हें हम क्या घटिका कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। और ये शिक्षण संस्थान हमारे वैदिक और शास्त्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। जो हमारे शिक्षा के केंद्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? पल्लवों के टाइम पे घटिका कहा जाता था। और इस शिक्षण संस्थान क्या वैदिक और शास्त्रीय शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। फिर कांची या कांचीपुरम के विकास की बात करें तो पल्लव वंश के शासनकाल में उनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम एक बहुत ही प्रमुख शिक्षा के केंद्र में विकसित हुई थी। और ये उस समय ज्ञान और विद्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था, जहाँ हमारे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता था। कहाँ? कांची या कांचीपुरम में। फिर विद्वानों के संरक्षण की बात करें तो पल्लव शासकों ने कई विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया था, जिससे क्या साहित्यिक जो गतिविधियां थी इनको बढ़ावा मिला था। जैसे हमारे एक कवि थे भारवी। भारवी की बात करें तो भारवी ने प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था किराता अर्जुनियम। मतलब किरात और अर्जुन, मतलब हमारे अर्जुन और भगवान शिव, इनके जो द्वंद्व युद्ध की बात की गई है हमारे किसमें? इसमें किरात अर्जुनियम में। किरात का मतलब होता है एक शिकारी, जो भगवान शिव शिकारी का वेश धारण करके आते हैं और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करते हैं। जैसा कि पहले भी हमने देख लिया था इसके बारे में, ये संस्कृत में लिखी गई कृति है, पहले भी आपको बता चुके हैं किरातार्जुनीयम के बारे में। दंडी या दंडी की बात करें, दंडी क्या संस्कृत साहित्य के लिए के एक महान लेखक थे, जिन्होंने क्या 3 प्रमुख पुस्तकों की रचना की थी। कितनी? 3 प्रमुख पुस्तकों की रचना की थी दंडी ने या दंडिन ने।
एक थी हमारे 10 कुमार चरित, ये हमारे संस्कृत गद्य में लिखा गया एक कथा संग्रह, जिसमें 10 राजकुमारों के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 कुमार चरित नाम है, तो इसमें क्या 10 राजकुमारों के कारनामों का वर्णन है। दूसरी पुस्तक थी हमारी काव्यादर्श। क्या काव्यादर्श की बात करें तो काव्य शास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये क्या हमारे काव्य शास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो संस्कृत कविता को विशेषताओं और शैलियों और अलंकारों का विस्तृत विश्लेषण करता है। जब ये क्या करता है हमारी संस्कृत कविता की विशेषताओं, शैलियों और अलंकारों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करता क्या काव्यादर्श। तीसरी पुस्तक आती है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी की बात करें तो यह दंडिन के द्वारा लिखित एक और गद्य कृति है, जिसमें हमारे एक राजकुमारी को की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। जिसमें हमारे क्या एक राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करें भक्ति आंदोलन की, तो पल्लवों के समय में हमारे क्या भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था, उसकी बात करें। हमारे अलवार और नयनार संतों की बात करें तो पल्लव वंश के शासन काल में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था, और इस आंदोलन को अलवार संत जो भगवान विष्णु के भक्त, और नयनार संत जो मतलब भगवान शिव के भक्त, उन्होंने नेतृत्व किया था। और इन संतों ने सरल भावनात्मक भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का संदेश दिया था, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य का विकास हुआ और समाज में धार्मिक चेतना बढ़ी थी। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पल्लव वंश या पल्लव राजवंश, इसके बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।